हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होगे, हेल्दी होगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे अभी तो हम सी प्लस में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी लेक्चर अटेंड भी कर लिए। और मुझे लगता है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रोग्राम्स को लिख भी रहे हो, उन्हें कंपाइल भी कर रहे हो और एग्जीक्यूट करके भी देख रहे हो। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, मेरा इन वीडियोस को बनाने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे कंटेंट्स पहुंच सके, मेरे वीडियोस पहुंच सके, ताकि उनको भी बेसिक नॉलेज मिल सके। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है, आजकल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि KVS PGT कंप्यूटर, NVS PGT, DT+B TGT, HHSC HTET, HHSC स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं हमारे पास, गेट नेट। इनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे इन वीडियो से। तो आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, इन पे मेहनत करते रहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने लास्ट क्लासेस में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हम कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ करते हैं? हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टर्स का यूज़ हम जब आपका ऑब्जेक्ट का रोल ख़त्म हो जाता है, वो उसे हमें डिस्ट्रॉय करना होता है, उस टाइम पे आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अलग अलग टाइम पे कॉल होते हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, और एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात चली है, हमने लास्ट टाइम पे इनहेरिटेंस की थी। इनहेरिटेंस में हम बेस क्लास से ड्राइव क्लासेस को ड्राइव करते हैं, इनहेरिट करते हैं। और स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स आर नेवर इनहेरिटेड, ठीक है। हाँ, लेकिन सभी क्लासेस के अपने अपने कंस्ट्रक्टर्स या डिस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं इनहेरिटेंस वाला कोई इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मेरी हर क्लास के पास, इनहेरिटेंस में जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, हर क्लास के पास अपने कंस्ट्रक्टर्स हैं और अपने ही कुछ डिस्ट्रक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो किस ऑर्डर में आपके इन्वोक होंगे। पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, या पहले कौन सा डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, किस ऑर्डर में इन्वोक होंगे इनहेरिटेंस के अंदर। तो वो ही टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये प्रोग्राम क्या कहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सॉरी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल करते आए हैं। मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, पहली हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, मैंने यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर स्टूडेंट्स, क्लास ए आ जाती है, मेरी पहली क्लास ए। इसकी मैंने बॉडी को स्टार्ट किया ओपन करली ब्रेस के साथ। इसके अंदर मेरे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर लिया ए कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्लास ए को सी आउट से डिस्प्ले करवा दिया। मैंने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स में क्लास ए, फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल सेमी कोलन। तो ये क्लास ए को डिस्प्ले करेगा ये कंस्ट्रक्टर, जब भी ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा, ऐसे नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मैंने इसका एक डिस्ट्रक्टर भी लिया है। डिस्ट्रक्टर के लिए हम टाइप साइन लगा देते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। और इसके अंदर मैंने लिखा है एंड ऑफ क्लास ए, सी आउट से मैंने इसको डिस्प्ले करवाया है। मैंने लिखा है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड ऑफ क्लास ए, फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, क्लोज करली ब्रेस लगाए हैं, और फिर मैंने क्लास ए को भी क्लोज करली ब्रेस और सेमी कोलन के साथ टर्मिनेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्लास ए से क्लास बी को यहाँ पे इनहेरिटिंग ड्राइव कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, क्लास बी कोलन पब्लिक ए। इसका मतलब है ए के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो भी हैं, उनको मैं पब्लिकली बी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक,
और पब्लिक के अंदर इसी तरीके से मैंने बी का कंस्ट्रक्टर बनाया। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। तो ये दोनों स्पेशल मेंबर फंक्शन है और इनका कोई रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिखा, वॉइड इंट कुछ भी नहीं लिखा। फिर मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया है ओनली। तो बी कंस्ट्रक्टर में मैंने डिस्प्ले करवाया क्लास बी को, और उसके बाद उसके नीचे मैंने लिया डिस्ट्रक्टर बी, और डिस्ट्रक्टर में भी मैंने एंड ऑफ क्लास बी को शो करवाया है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया क्लोज कर लिया इसके साथ और सेमीकोलन के साथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरी क्लास ए बन गई, क्लास बी बन गई। आपकी कितनी भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे हो सकती है। एक मिनट। तो कितनी भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की जा सकती है, मैंने आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बता चुका हूँ। क्लास ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई डी से ई, कितनी भी कोई भी इनहेरिटेंस हो सकती है किसी भी टाइप की। फिर स्टूडेंट्स मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन अलग से लिया है और इसमें मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हाँ, अगर आपको डिस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है तो कभी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप मेन फंक्शन में मत बनाओ। अगर मेन फंक्शन में आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टर कॉल होते नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर हमेशा फंक्शन के एग्जिट के टाइम पे कॉल होता है। इसलिए मेन फंक्शन में जब हम डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो कभी भी हमें इन्वॉक होता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन फंक्शन की ख़त्म होने के बाद वो कॉल हो रहा है, ये मतलब जैसे वो ख़त्म होगा उसके साथ साथ वो कॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं किसी और फंक्शन में इसको ले लूँ और उस फंक्शन को कॉल करूँ मेन फंक्शन में, तब मुझे डिस्ट्रक्टर कॉल होता दिखाई देगा। इसलिए मैंने एक अलग फंक्शन लिया है, इस फंक्शन में मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और मेन फंक्शन में अब मैंने पहला फंक्शन लिखा है क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और फिर इसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और फिर मैंने गेट सेट फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम में कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रोग्राम्स में मेंबर फंक्शन हो, आप प्रोग्राम्स को अपनी मर्जी से कैसे मर्जी लिखो, कैसा मर्जी प्रोग्राम बनाओ। यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना है कि किस ऑर्डर में आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स कॉल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमेशा सबसे पहले जो आपकी रूट पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद फिर उसकी इनहेरिट क्लास का, फिर उसकी इनहेरिट क्लास का। तो हमेशा जो ऑर्डर होगा, इन्वोकेशन का, वो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड होगा, मतलब ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है। मतलब जो सबसे रूट पेरेंट है, रूट पेरेंट क्लास में और लीफ क्लास में आपने वो देखा है ना, ट्री देखा है, ट्री में जो रूट होता है वो वहाँ से लेके जो लीफ ट्रीज हैं, लीफ नोड्स हैं, मतलब रूट नोड से लेके लीफ नोड तक, उस ऑर्डर में आपके इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स आपके इन्वोक होंगे, जबकि डिस्ट्रक्टर्स आपके रिवर्स ऑर्डर में इन्वोक होते हैं। ये लिखा हुआ है, ये पढ़ो एक बार। कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज इन्वोक्ड इन द ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस वाइल डिस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कंस्ट्रक्टर हमेशा इनहेरिटेंस के ऑर्डर में इन्वोक होते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर्स आपके इनहेरिटेंस के रिवर्स ऑर्डर में इन्वोक होते हैं। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले वो क्लास ए डिस्प्ले करेगा, क्लास ए, उसके बाद डिस्प्ले करेगा क्लास बी, फिर उसके बाद डिस्प्ले करेगा एंड ऑफ क्लास बी, और फिर उसके बाद डिस्प्ले करेगा एंड ऑफ क्लास ए। क्योंकि पहले कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे और कंस्ट्रक्टर भी किस ऑर्डर में कॉल होंगे? आपके पेरेंट से चाइल्ड की ओर। तो पहले क्लास ए डिस्प्ले करेगा, फिर क्लास बी डिस्प्ले करेगा, फिर डिस्ट्रक्टर आपके रिवर्स ऑर्डर में होंगे, तो पहले एंड ऑफ क्लास बी और फिर एंड ऑफ क्लास ए। ये आपकी आउटपुट इस प्रोग्राम में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्चुअल बेस क्लास। स्टूडेंट्स इस टाइप की इनहेरिटेंस हमने देखी है। आपने हाइब्रिड इनहेरिटेंस का टाइप देखा था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस या वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। आपने उसका एक ये पीछे हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, टाइप्स देखे थे, उनमें हमने ये वाला डायग्राम देखा था। इस डायग्राम में क्या हो रहा है एक्चुअल में, हम क्लास ए से दो क्लासेस को ड्राइव कर रहे हैं, क्लास बी और क्लास डी को, और फिर क्लास बी और क्लास डी से हम एक नई क्लास को ड्राइव कर रहे हैं, क्लास सी को। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं ना हम स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने में स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है?
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम बेस क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। Students, in this case, all the public and protected members of parent class are inherited into grandchild class twice, first via child 1 class and again by child 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ग्रैंड पेरेंट क्लास बनाऊँ तो ग्रैंड पेरेंट क्लास मेरी होगी क्लास ए और ग्रैंड चाइल्ड क्लास होगी क्लास सी, जबकि बी और सी मेरी चाइल्ड क्लासेज होंगी। मतलब पेरेंट क्लास हमारी क्लास ए है और ग्रैंड चाइल्ड क्लास है हमारी सी, जबकि चाइल्ड क्लासेज हैं बी और डी। तो वो कह रहा है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हम प्राइवेट मेंबर्स को कभी इनहेरिट कर ही नहीं सकते। हम इनहेरिट कर सकते हैं पब्लिक मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, पब्लिक मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। तो इसमें हम क्लास ए के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ही इनहेरिट कर सकते हैं। तो अब वो इनहेरिट होके जो भी कंटेंट्स होंगे उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हमारे पास बी और डी दोनों क्लासेस में ड्राइव हो जाएंगे। और फिर जब बी और डी से मैंने एक नई क्लास बनाई क्लास सी, तो वहाँ भी वो मेंबर्स ड्राइव हो जाएंगे क्लास सी के अंदर भी। और जब ये क्लास सी में ड्राइव होंगे तो वहाँ पे एक डुप्लीकेसी आ जाएगी, मतलब डुप्लीकेट सेट ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। मान लो क्लास ए के अंदर एक मेंबर फंक्शन है शो। इस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनो। क्लास ए के अंदर एक मेंबर फंक्शन है जो कि पब्लिक मेंबर फंक्शन मैंने बना रखा है यहाँ पे, मान लो वो है शो नाम से, वर्ड शो नाम लिखा हुआ है मैंने उसका पूरा, वर्ड शो, और मैंने उसमें कुछ भी डिस्प्ले कर रखा है, एनीथिंग। अब वर्ड शो को जब मैं क्लास ए से इनहेरिट कर रहा हूँ तो वो क्लास बी में भी जाएगा वो मेंबर और क्लास डी में भी ड्राइव होगा, दोनों जगह ड्राइव होगा। जब मैं क्लास ए से क्लास बी को ड्राइव कर रहा हूँ तो क्लास बी में भी वो इनहेरिट हो जाएगा, और जब मैं क्लास ए से क्लास डी को ड्राइव कर रहा हूँ तो वो क्लास डी में भी ड्राइव हो जाएगा। अब शो मेथड मेरा क्लास बी का भी पार्ट हो गया और क्लास डी का भी मेंबर हो गया, मतलब क्लास बी का भी मेंबर है शो और क्लास डी का भी मेंबर शो है। अब मैं क्लास बी और डी से मिलके क्लास सी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो हम देखेंगे कि शो जो फंक्शन है, शो जो मेंबर फंक्शन था क्लास बी का, वो भी सी में ड्राइव हो रहा है, और क्लास डी के अंदर जो शो फंक्शन था वो भी हमारा सी के अंदर ड्राइव हो रहा है। अब वर्ड शो मेथड के सी जो क्लास है उसके पास दो सेट आ गए, एक तो वाया क्लास बी आया और एक वाया क्लास डी आया, दो बार आ गए। तो जब इसके पास दो सेट आ गए तो प्रोग्राम में तो क्या एक एम्बिगिटी बनेगी, एक एरर बनेगा, एक डुप्लीकेट सेट सी के पास आ चुके हैं तो एक एम्बिगिटी एरर हमें मिलेगा। अगर हम इस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एम्बिगिटी एरर मिलता है, उसे एम्बिगिटी बोलते हैं, AMBIGUITY। अब स्टूडेंट्स एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इन दिस केस all the public and protected members of parent class are inherited into grandchild class twice, first via child 1 class and again via child 2 class। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेरेंट क्लास तो मेरी होगी क्लास ए, क्लास ए से क्लास सी में कोई पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर जब जाएंगे तो वो दो क्लासेस होकर जाएंगे, जिसमें क्लास बी को मैं अगर मैं चाइल्ड 1 मान लूँ और क्लास डी को अगर मैं चाइल्ड 2 क्लास मान लूँ, वाया इन दोनों क्लासेस ये मेथड जाएंगे। Therefore, grandchild class would have duplicate set of members inherited from parent class। इससे क्या है, जो आपकी grandchild class है, मतलब यहाँ पे जैसे क्लास सी है तो वो डुप्लीकेट सेट ऑफ मेंबर्स रखेगी जो आपकी पेरेंट क्लास से आ रहे हैं। दिस इंट्रोड्यूसेस एम्बिगिटी, इसमें एक एरर आएगा, एम्बिगिटी एरर बोलते हैं उसको, एंड शुड बी अवॉइडेड। इस एरर को हमें रिमूव भी करना पड़ेगा क्योंकि एरर आ रहा है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, और प्रोग्राम को चलाना है तो हमें इस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। इट कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग द बेस क्लास ए वर्चुअल बेस क्लास। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेरी यहाँ पे पेरेंट क्लास है, जैसे यहाँ पे मेरी पेरेंट क्लास क्या है ए क्लास को मुझे वर्चुअल बेस क्लास बनाना पड़ेगा। वर्चुअल बेस क्लास बनाने से क्या होगा, जो जब क्लास ए से क्लास सी में मेंबर्स इनहेरिट होंगे तो डुप्लीकेट सेट नहीं आएगा, सिर्फ एक ही सोर्स से उसके पास मेंबर्स इनहेरिट होंगे, दूसरे सोर्स से मेंबर इनहेरिट नहीं होंगे, जिससे डुप्लीकेसी आने का जो डेंजर था, खतरा था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास ए को वर्चुअल बेस क्लास बनाएंगे। अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
स्टूडेंट मैंने लिया है यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, आप चाहो तो नीचे हैश इंक्लूड conio.h को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई क्लास ए, जो कि मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास कह रहा हूँ, क्लास ए पेरेंट क्लास है, ए जो है पेरेंट क्लास है। तो ओपन कर्ली ब्रेस से मैंने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया और इसका मैंने एक पब्लिक मेंबर ले लिया वॉइड डिस्प्ले, और इस मेंबर के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो डिस्प्ले करवाया है सी आउट के साथ, और मैंने क्लास ए को क्लोज कर दिया क्लोज कर्ली ब्रेस और सेमीकोलन के साथ। अब एक क्लास से मैं एक नई क्लास को ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने लिखा क्लास बी कोलन वर्चुअल पब्लिक ए। अगर मैं सिंपली कोलन पब्लिक ए लिखता तो वही वाला एम्बिगिटी एरर वाला आपका प्रोग्राम बना रहता, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्चुअल वर्ड यूज़ किया है वर्चुअल पब्लिक ए। और अब इसको मैंने खाली छोड़ दिया, मतलब ये सिर्फ मेरा एग्जांपल है, आप अपना प्रोग्राम अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी का पार्ट बन जाएगा, बी का एक मेंबर बन जाएगा जो कि उसे ए से ही इनहेरिट होकर मिला है। तो डिस्प्ले इज अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने नीचे लिखा क्लास सी कोलन पब्लिक वर्चुअल ए। स्टूडेंट्स ऊपर जो मैंने क्लास बी कोलन वर्चुअल पब्लिक ए लिखा और नीचे मैंने क्लास सी कोलन पब्लिक वर्चुअल ए लिखा, वहाँ पे मैंने वर्चुअल पहले लिखा, वर्चुअल पब्लिक ए लिखा और नीचे मैंने पब्लिक वर्चुअल ए लिखा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें मैंने वर्चुअल पहले लिखा है पब्लिक बाद में, इसमें मैंने पब्लिक पहले लिखा है और वर्चुअल बाद में। स्टूडेंट्स ये कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये सिर्फ लिखने का डिफरेंस है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे वर्चुअल को पहले लिखो चाहे तो पब्लिक को पहले लिखो, मतलब वर्चुअल पब्लिक लिखो या पब्लिक वर्चुअल लिखो, बात एक ही है। मैंने दोनों तरीके लिख रखे हैं जानबूझ के आपको बताने के लिए कि दोनों तरीके ही सही हैं। तो यहाँ भी ए क्लास से सी क्लास में मेरा डिस्प्ले मेंबर इनहेरिट हो गया, लेकिन अब मैंने स्टूडेंट्स बी और सी से एक नई क्लास ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा क्लास डी कोलन पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी। तो बी और सी से यहाँ पे मैं एक नई क्लास को ड्राइव कर रहा हूँ टी, तो डी इज़ अ चाइल्ड क्लास, जबकि बी और सी मेरी बेस क्लासेस होंगी। तो स्टूडेंट्स जब मैंने ऐसा लिखा और सेमीकोलन लिखा तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा, लेकिन वाया किसी भी एक सोर्स से होगा, या तो वो बी से होगा या सी से होगा, वो हमें नहीं पता, किसी भी एक सोर्स से उसमें इनहेरिट होगा। तो वो मेरे पास डी में आ जाएगा, वो मेंबर आपका डिस्प्ले इसमें आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने मेन फंक्शन लिया और मेन फंक्शन में मैं जो ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरी ग्रैंड चाइल्ड क्लास तो डी है, तो डी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो ये स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।